सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये कंसेप्ट ना सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके काम आने वाला है, बल्कि आगे आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके ये बहुत काम आएगा। तो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको पढ़ के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं, चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in various subshell or orbitals in increasing order of their energy। मतलब डिफरेंट सबशेल्स को, यानी कि S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल या F सबशेल को हमको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद लोअर टू हायर एनर्जी के ऑर्डर में हमको वहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो एक बार कुछ सबशेल्स यहां पर लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें एनर्जी कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। एनर्जी कंपैरिजन के लिए जो यहाँ पर रूल इस्तेमाल होता है वो है N+L रूल। तो एक बार इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 1s सबशेल होता है, सेकंड शेल में 2s, 2p, थर्ड शेल में 3s, 3p एंड 3d। इसी तरीके से अगर हम आगे फोर्थ शेल में जाएंगे तो हमको मिलेगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं? उसके लिए आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि 0 से लेके n-1 तक होती है। तो जैसे n = 1 के लिए l की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होती है, इसीलिए n = 1 यानी फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल पॉसिबल है। सेकेंड में 0 to n-1 वैल्यूज अगर हम निकालें तो n = 2 के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 0 एंड 1, इसीलिए उसमें s सबशेल के साथ साथ p सबशेल भी पाया जाता है। थर्ड में इसी तरीके से 0 से लेके n-1 अगर हम करें तो वैल्यू आती है 0, 1 एंड 2, यानी s, p एंड d की पॉसिबिलिटी वहां पर है। और इसी तरीके से आगे हम बढ़ें तो वहां पर f की पॉसिबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो इनमें हमको क्या निकालना है? हमको निकालनी है इनमें N+L की वैल्यू। तो N+L इन सबशेल्स के लिए क्या आ रही है, इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो 1s में n की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0, तो N+L आ जाएगा यहां पर 1। 2s में 2, 2p में 3, 3s में 3, 3p में 4 और 3d में 5। मैं बस यहां पर n और l की वैल्यू जोड़ रहा हूं। 4s में 4, 4p में 5, 4d में 6 और 4f में 7। अब मुझे क्या करना है, यहां पर देखना है कि N+L की वैल्यू आगे जाने पे बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है। तो अगर मैं 1s से 2s मूव करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि N+L की वैल्यू बढ़ी है, 1 से 2 हो गई है, उसके आगे भी 2 से 3 हो गई है, लेकिन 2p से 3s मूव करने पर N+L की वैल्यू सेम रह गई। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, जब N+L की वैल्यू सेम रह जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमको n की वैल्यू से एनर्जी का कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा आएगी उसी की एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसलिए 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा होनी चाहिए। फिर जैसे हम 3s से 3p में जाएंगे तो N+L की वैल्यू बढ़ी है, 3p से 3d में भी N+L की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन 3d से 4s में आप देखोगे कि N+L की वैल्यू तो घटी है। इसका मतलब यह है कि 4s की एनर्जी 3d से कम होनी चाहिए, 4s की फिलिंग पहले होगी 3d से, तो यहां पर आप ये वैल्यू घटा दीजिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट सबशेल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर लेंगे। अब सवाल ये है कि हमने अरेंज तो कर लिया, हमको ये पता चल गया कि किस रूल का इस्तेमाल करके इनको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, लेकिन हम उसको याद कैसे करें? तो एक मेमोरी मैप तो एनसीईआरटी में दे रखा होता है, उसको आप देख सकते हो। उसमें इन्होंने डिफरेंट सबशेल यहां पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं और उनको एक स्लैंटेड एरो से काट रखा है। ठीक है, फिर काटने के बाद हम देखेंगे कि अगर हम इसमें एरो हेड से एरो की टेल की तरफ मूवमेंट शुरू करें कुछ इस तरीके से, तो हमको ऑटोमेटिकली यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये ठीक तो है, बट इसमें परेशानी क्या है? इसमें परेशानी ये है कि इसमें पहले आपको सारे सबशेल लिखने पड़ेंगे, उसके बाद उनको काटने पड़ेंगे, उसके बाद एरो हेड से एरो के टेल की तरफ मूव करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको एनर्जी का ऑर्डर पता चल पाएगा।
तो अगर हम अपना काम थोड़ा कम करना चाहते हैं, टाइम थोड़ा बचाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप मेरा बताया हुआ तरीका एक बार फॉलो करिए। लेकिन उसके लिए आपको 1s से लेके 4s तक याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 1s से लेके 4s तक इसमें याद कर लूँ तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड 4s। अब इतना याद करने के बाद आप देखोगे कि बार बार डीपीएस का रिपीटेशन हो रहा है। डीपीएस 3, 4, 5, डीपीएस 4, 5, 6, डीपीएस 5, 6, 7, यही रिपीटेशन आगे आप देखते रहोगे, ठीक है। तो इसके बाद डी, पी एंड एस 3, 4 एंड 5, फिर डी, पी, एस 4, 5 एंड 6। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 6th पीरियड में 4f की फिलिंग चालू हो जाती है, इसीलिए 6s के आने के बाद तुरंत आपको वहां पर 4f लिख देना है और उसके बाद फिर वही dps फॉलो करते जाना है। तो dps इस बार है 5, 6, 7 और 7th पीरियड आते ही यानी 7s आते ही आपको उसमें 5f रख देना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सबशेल्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहां पर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखा है, दो ऑर्बिटल गिवन है, ऑर्बिटल ए एंड ऑर्बिटल बी, जिसमें एन और एल की वैल्यू तो दे रखी है और पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि n प्लस एल की वैल्यू से हम एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों में अगर मैं n प्लस एल करूं तो मुझे एनर्जी का ऑर्डर क्या मिलेगा, यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 5 और यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 5। अब अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती तो हम क्या करते थे, हम n की वैल्यू से कंपेयर करते थे एनर्जी का ऑर्डर। तो n की वैल्यू ज्यादा आ रही है ऑर्बिटल b में, सो एनर्जी ऑफ b शुड बी ग्रेटर देन a, ठीक है। तो यहां पर a ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा। हमको वापस से n प्लस एल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देखना है कि किसमें n प्लस एल वैल्यू मिनिमम आ रही है। तो पहले वाले में n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 2 प्लस 0 यानी 2, दूसरे वाले में n प्लस एल आ रहा है 2 प्लस 1 यानी 3, इसके आगे बढ़ेंगे तो वो आएगा 4 और उसके आगे बढ़ेंगे तो वो भी आ जाएगा 4। तो सबसे मिनिमम किस में आ रही है, सबसे मिनिमम आ रही है यहां पर ऑप्शन ए में, ठीक है। तो बस n प्लस एल करिए और एनर्जी का ऑर्डर निकालिए। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रिंसिपल क्या है। तो अगला प्रिंसिपल है हमारे सामने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलता है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, और अगर सेम होने ही हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले 3 हो सकते हैं, चौथे क्वांटम नंबर को डिफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यहां पे पढ़ सकते हो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे हमने यहां पर क्या कर रखा है, पहले एग्जांपल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, जिसमें एक 1s सबशेल में प्रेजेंट है, एक 2s सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके लिए अगर मैं क्वांटम नंबर लिखूं और देखूं कि कौन सा क्वांटम नंबर यहां पर डिफर कर रहा है, तो आप पाओगे कि इनके लिए तो n की वैल्यू ही डिफर कर गई, राइट। पहले वाले के लिए n की वैल्यू 1 है तो दूसरे वाले के लिए n की वैल्यू 2 है, यानी वो डिफरेंट शेल के ही मेंबर है, डिफरेंट शेल में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगले वाले में अगर हम आते हैं, नाउ बोथ आर प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, तो n की वैल्यू तो दोनों के लिए 2 होगी, लेकिन जब हम एजिमुथल क्वांटम नंबर यहां पर लिखेंगे तो पहला वाला s सबशेल में प्रेजेंट है, दूसरा वाला p सबशेल में प्रेजेंट है, यानी पहले वाले के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 आएगी तो दूसरे वाले के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी कितनी, 1, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले वाले में n की वैल्यू डिफर कर गई, दूसरे वाले एग्जाम्पल में n सेम है तो l की वैल्यू डिफर कर गई, तीसरे एग्जाम्पल में हमने 2p सबशेल के ही 2 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं उनको कंसीडर कर लिया। इस बार आप देखोगे कि n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन जब m की वैल्यू यहां पर काउंट करोगे तो पहले वाले के लिए m की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरे वाले के लिए कुछ और आएगी,
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू कुछ ±1 आती है तो दूसरे के लिए m की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, मैं वहाँ पे 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली जो p सबशेल होता है उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं px, pz एंड py। ठीक है, और pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 इंडिकेट करी जाती है। px और py के लिए +1 या -1 ये वैल्यू हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +-1 लिखा है कि वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले के लिए 0 लिखा है। तो इसमें पहले दो क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, लेकिन तीसरा वाला डिफर कर गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब अगर लास्ट केस हम देखें जिसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में ही ले लिए हैं, तो इसमें पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएंगे। जैसे n की वैल्यू में यहां पर देखूं तो दोनों ही केस में 2 आएगी, l की वैल्यू दोनों ही केस में 1 आएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों ही केस में +-1 आ जाएगी। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम देखें तो एक केस में अगर वो +½ है तो दूसरे केस में वो -½ हो जाएगी, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर ये +1/2 है तो ये -1/2, और अगर ये -1/2 है तो ये +1/2। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट प्रिंसिपल विच इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में ये बोला जाता है कि जब भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं विद पैरेलल स्पिन, और पेयरिंग उसके बाद ही करते हैं। कभी भी हम पहले पेयरिंग नहीं करा सकते हैं, राइट। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पर इसको सीखना है। ठीक है, तो सपोज मुझे 2p3 कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब 2p3 कॉन्फ़िगरेशन में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने एक p सबशेल ड्रॉ किया जिसमें 3 ऑर्बिटल है px, py और pz, और मैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सही होना चाहिए? क्या मैं यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल में इस तरीके से पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं, फिर एक इलेक्ट्रॉन भरने दूसरे ऑर्बिटल में जाऊं, या मैं पहले इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में भरूं? तो हुन्स रूल तो यही कहता है कि पहले आप डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद ही आप पेयरिंग करा सकते हो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हुन्स रूल। अच्छा, इट्स हुन्स रूल में ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब अगर आपको जानना है तो मल्टीप्लिसिटी का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू 2 mod s प्लस 1, जहां पे m मल्टीप्लिसिटी है, s क्या है? s है टोटल स्पिन, राइट। s इज टोटल स्पिन। तो अगर मान लीजिए कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से कर दिया है, राइट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से कर दिया है। इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में सारे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में है, दूसरे वाले में सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में है, लेकिन उनकी स्पिन सेम है। तो इन केसेस में अगर मैं टोटल स्पिन निकालता हूं और उसका मैग्नीट्यूड ही अगर मैं लिख दूं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 स्पिन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3/2 स्पिन होनी चाहिए। मैंने क्यों डायरेक्ट ऐड कर दिया? क्योंकि सबकी स्पिन यहां पर सेम है, राइट। चाहे वो +1/2 हो, चाहे वो -1/2 हो, मैग्नीट्यूड लेने पर तो 1/2 आएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड यू विल गेट द टोटल स्पिन। लेकिन अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से लिख देता, तब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस बार स्पिन मैक्सिमम नहीं आएगी, एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इनकी स्पिन कैंसिल आउट होके हो गई 0, और जो यहां पे टोटल स्पिन निकल के आएगी वो सिर्फ निकल के आएगी 1/2। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ मैक्सिमम स्पिन एंड हेंस इट इज नॉट द केस ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल में यह भी बताया जाता है कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब आप इलेक्ट्रॉन भरे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में भरे ताकि मल्टीप्लिसिटी वहां पर मैक्सिमम निकल के आए। तो ये था हुन्स रूल।
तो चलिए यहाँ पर एक एक करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है Ca2+ आयन का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कैल्शियम में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो हमारे पास होते हैं टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप चालू कर दीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए आप 20 इलेक्ट्रॉन पूरे यहां पर भर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त आपको यहां पर अफबाउ प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, ठीक है। किस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, किस तरीके से मैंने एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने हैं। अब क्योंकि यहां पर कैल्शियम का नहीं Ca2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा था, इसका मतलब मुझे यहां पर कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। वैलेंस शेल मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे 4th शेल, इसीलिए 4th शेल से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचेगा खाली 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो कौन सा ऑप्शन इससे सही हो जाता है, ऑप्शन डी इससे सही हो जाता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक कंपाउंड है वेनेडियम, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटिन दे रखा है। अगर वेनेडियम आयन को Vx+ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला होता है √NN+2। मैं n की वैल्यू यहां पर क्या रखूं कि म्यू की वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटिन आ जाए। 1.73 इस √3, ध्यान रखिएगा। तो n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 रख देता हूं तो आप देखेंगे कि म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली √3 आ जाती है, यानी वैल्यू यहां पे फिट बैठ जाती है। तो यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हुए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए यहां पर 1, ठीक है। तो मुझे अब लिखना है वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ये देखना है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी क्या चार्ज उसके ऊपर आए या कितने इलेक्ट्रॉन मैं उससे निकालूं जिससे वहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। इलेक्ट्रॉन्स अगर हम भरें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब मुझे इसमें सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 3d के ऑर्बिटल्स दिखा देता हूं। 3d में हमारे पास होते हैं टोटल 5 ऑर्बिटल, जिसमें इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे तो मुझे d से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और हम डायरेक्ट d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4s, 4th शेल बाहर आता है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, बाहर वाली शेल से, उसके बाद अंदर वाली शेल से। तो पहले तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमको 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमको मिलेगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहां पर जो चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए इसके ऊपर वो 4+ का प्रेजेंट होना चाहिए, +4 का प्रेजेंट होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी कितनी, 4, जिससे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो अबाउ प्रिंसिपल में आपने सीखा है कि बिना लोअर एनर्जी के सबशेल भरे हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो हम पाएंगे कि सेकंड ऑप्शन में NS की कंप्लीट फिलिंग के बिना ही NP में इलेक्ट्रॉन चला गया है। इसका मतलब बी वाले में अबाउ प्रिंसिपल वायलेटेड है, ठीक है। तो ये थे सारे प्रिंसिपल्स जिनका इस्तेमाल करके अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में। तब तक के लिए
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।